खबर सिर्फ यह नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में बेल दे दी है। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में उन्हें बेल मिल गई है। खबर यह नहीं है, खबर यह है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के केस की धज्जियां उड़ा दी। ईडी और सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया, यह कहा कि जिन लोगों को आरोपी बनाना चाहिए था, आप उन्हें गवाह बना रहे हैं। खबर यह है दोस्तों कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं हैं, तो आपकी जिंदगी को बर्बाद किया जा सकता है। 2 साल से कविता से पूछताछ चल रही थी। पिछले 5 महीनों से वो जेल में थी, मगर 5 महीनों के बाद आज सीबीआई और ईडी दोनों के पास कोई सबूत नहीं है कविता के खिलाफ, और कविता जेल में थी, यानी कि प्रक्रिया ही सजा है। याद कीजिएगा, कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में बेल मिल गई थी। अरविंद केजरीवाल आपके स्क्रीन पर, इनका मामला सुनवाई के लिए 5 सितंबर को आ रहा है। सीबीआई बार बार इस मामले में देरी कर रही है, इसीलिए अब उनकी सुनवाई 5 सितंबर को होगी। याद कीजिएगा, ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले ही बेल मिल चुकी है, यानी कि मामला साफ है। आप किसी तरह से मामलों में उलझा कर रखिए और उन्हें बेल मत देने दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये जो मागुंटा रेड्डी हैं, सांसद हैं, इनके बेटे की गवाही के तर्ज पर यह पूरा मामला सामने उभर कर आता है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल, कविता, सब लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। बड़ा सवाल यह कि इनको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो एनडीए सांसद हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आज ये तल्ख तेवर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दिखे। आज ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत है। सरल शब्दों में कहा जाए, आज अदालत में क्या हुआ, आपके स्क्रीन पर। दिल्ली शराब घोटाले में अब बीआरएस नेता के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। इस मामले में ईडी सीबीआई को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, उन्हें दोनों मामलों में जमानत मिली है। इसके साथ 5 महीने बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। के कविता 9 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता 5 महीने से जेल में बंद है। केस में 493 गवाह और 50,000 दस्तावेज हैं। जल्द ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। कानून में महिलाओं के लिए जमानत पर विचार करते हुए विशेष बर्ताव का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को रद्द किया। और दोस्तों, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, बल्कि हाई कोर्ट ने जिस आधार पर कविता की जमानत को रद्द कर दिया था, सौम्या चौरसिया केस, उस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जज को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जिस तरह से सौम्या चौरसिया मामले की व्याख्या की है वो गलत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सौम्या चौरसिया डेप्यूटी सेक्रेटरी थी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। उन्हें बेल नहीं मिली थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसे आधार बनाकर हाईकोर्ट ने कविता को बेल नहीं दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने उस फैसले को गलत ढंग से पढ़ा और गलत ढंग से उसकी व्याख्या की है। इस तरह से हाईकोर्ट को फटकार लगाई। और सबसे बड़ी बात यह कहा कि जो लोग इस मामले में गवाह बने हुए हैं, आपने किस आधार पर उन्हें गवाह बनाया है? आप क्या पिक एंड चूज कर रहे हैं? यानी कि जिन लोगों को आपने गवाह बना दिया है, उन्हें आरोपी क्यों नहीं बना रहे हैं? दोस्तों, आज अदालत के अंदर जिस तरह से जिरह हुई, वो जिरह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि उस जिरह से आपको पता चलेगा कि मामला कहां से कहां जा रहा था। यह जिरह कहीं ना कहीं एक्सपोज करती है बीजेपी सरकार को। आपके सामने एक एक पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था और भाजपा सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई से पूछता है कि के कविता को लेकर आपके पास क्या सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है इस मामले में हाईकोर्ट सही था कि के कविता ने भारतीय राजनीति और लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। के कविता पढ़ी लिखी महिला है, समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इसके जवाब में जो मोदी सरकार के नुमाइंदे होते हैं, एएसजी राजू, वो क्या कहते हैं
लेकिन यह सब जमानत का आधार नहीं हो सकता। इस पर जस्टिस गवई क्या कहते हैं? इस बात का क्या सबूत है कि वो अपराध में शामिल हैं? जस्टिस विश्वनाथन भी पूछते हैं, अगर उन्होंने मैसेज डिलीट किया तो मैसेज डिलीट करना सबूत नहीं हो सकता, वो एक नकारात्मक सबूत है। क्या मैसेज डिलीट करने को सबूतों के साथ छेड़छाड़ कहा जा सकता है? हम भी मैसेज डिलीट करते हैं। इसके जवाब में मोदी सरकार के जो नुमाइंदे थे एएसजी राजू, वो कहते हैं सीडीआर से पता चलता है कि वो अन्य आरोपियों के संपर्क में थी। दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट सरकार से एक दिलचस्प सवाल पूछता है कि क्या आप अपने मन मर्जी पिक एंड चूज करके किसी को आरोपी बना देते हैं, किसी को गवाह बना देते हैं? और यहां पर इशारा किसी और की तरफ नहीं, मागुंटा रेड्डी की तरफ था। जी हां, मागुंटा रेड्डी जो कि तेलुगु देशम पार्टी में है, उनके बेटे की गवाही से यह सब हुआ है। कायदे से उन्हें आरोपी बनाना चाहिए था, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसीज ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया। गौर कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट, आप किसी भी आरोपी को चुन चुनकर नहीं रख सकते। अगर हम गवाह के बयानों को देखें तो उसकी भूमिका भी कविता जितनी ही है। यहां पर मागुंटा रेड्डी की बात की जा रही है। अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, आप किसी को भी चुन चुनकर नहीं रख सकते। यह कैसी निष्पक्षता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो गवाह होते हुए भी खुद को दोषी ठहराता है? बहुत निष्पक्ष और उचित विवेक होना चाहिए। आप जितना बहस करेंगे, जितनी बात करेंगे, उतनी ही टिप्पणियां आप हमसे सुनेंगे, आप हमसे आमंत्रित करेंगे। दोस्तों, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो गवाह बन जाए उसे यह सरकार आरोपी भी नहीं बनाती है, उसे कटघरे में भी नहीं रखती है। अगर उसका दोष है, अगर उसका आरोप है, तो उस पर आरोपी जैसी कार्रवाई चलनी चाहिए ना। मकसद साफ है, एक के बाद एक के बाद एक गवाह। अगर किसी राजनेता जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, मसलन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, अगर वो उनके खिलाफ गवाही ना दे मगर कुछ दिनों बाद पलट जाए तो उसकी गवाही को आधार बनाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपके स्क्रीन पर यह अरविंद केजरीवाल, आप जानते हैं इनका मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। ईडी में इनको बेल मिल गई है। आप जानते हैं अब इनके मामले की सुनवाई 5 सितंबर को होगी, मगर ये सुनवाई नहीं हो रही है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि हमें और समय चाहिए अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब देने के लिए, और अदालत ने उन्हें और वक्त दे दिया। मकसद क्या है? मकसद यह है कि जितना वक्त हो अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए। अरविंद केजरीवाल जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है, जिनका शुगर अक्सर बेकाबू हो जाता है, वो व्यक्ति जो स्वास्थ्य की निगाह से 100% नहीं है, उसे जेल में रखा जाता है। और किस तरह से जेल में रखा जाता है दोस्तों, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। 5 सितंबर को होगी सुनवाई अरविंद केजरीवाल मामले में। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की पीठ को बताया कि यह हलफनामा केजरीवाल की ओर से दायर 2 याचिकाओं में से एक के जवाब में था और दूसरी याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का वक्त चाहिए। केजरीवाल के वकील, अब गौर कीजिएगा, अभिषेक मनु सिंघवी आपके स्क्रीन पर। इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी क्या कहते हैं? केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई में देरी कर रहा है। पीठ ने सीबीआई को 1 सप्ताह के भीतर दूसरा हलफनामा दाखिल करने को कहा और केजरीवाल की 2 याचिकाओं को 5 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। कहने का अर्थ साफ है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, यानी प्रक्रिया ही सजा है। अरविंद केजरीवाल एक अरसे से जेल में है, मनीष सिसोदिया एक अरसे से जेल में थे, अब जाकर बाहर आए। संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया गया था। यही कोशिश कुछ दिनों में राहुल गांधी को लेकर हो सकती है, तेजस्वी यादव को भी लेकर हो सकती है। लगातार हो रहा है दोस्तों, और बार बार हो रहा है। मगर दूसरी तरफ जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, उन पर गौर कीजिएगा। अजीत पवार, छगन भुजबल जो जेल जा चुके हैं बाय द वे, नारायण राणे, शुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, और यही नहीं, याद कीजिएगा इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट, 25 लोग भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, उनमें से 23 लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। उनके सारे केसेस रफू चक्कर हो जाते हैं। यही है
अमृतकाल, संगोल युग, मोदी काल में न्याय की हालत। मगर आपने गौर किया होगा दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर भी टिप्पणी की, हाईकोर्ट के जज पर। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कई बार जो व्यक्ति जेल में होता है वो एक खास बेंच को देखकर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यहां पर सुनवाई नहीं करवानी है। बार बार अब जजेस की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, यानी कि जजेस उसी मामले में भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े नेताओं को बेल दे देते हैं, मगर जब बारी आती है विपक्ष के नेताओं की तो बेल नहीं दी जाती। याद कीजिएगा, उड़ीसा के एक राजनेता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्हें बेल मिल गई थी चुनावी प्रचार को लेकर, मगर यही पैमाना जो है वो अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में लागू नहीं हुआ था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। आज कुछ चेहरे यकायक हमारे जहन में आते हैं। रंजन गोगोई, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस अशोक भूषण। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग पद से इस्तीफा देते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा में चले जाता है, कोई किसी राज्य का गवर्नर बन जाता है, कोई एनसीएलटी का प्रमुख बन जाता है। क्या जजेस को यह शोभा देता है? मैं नहीं भूला हूं कि पूर्व कानून मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि जजेस को इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो रिटायरमेंट के बाद जो हैं इस तरह से राजनीतिक पार्टियों की मदद से कोई गवर्नर बन जाए, कोई राज्यसभा पहुंच जाए और कोई एनसीएलटी का प्रमुख बन जाए। ऐसे में उनके फैसलों पर सवाल उठते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्टिस रंजन गोगोई ने चाहे राम मंदिर पर जो फैसला सुनाया हो, रफाल पर, या जिन तमाम मुद्दों पर उन्होंने फैसला सुनाया हो, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में उन्होंने फैसला सुनाया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मगर जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से फेवर लेते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात, कानून की व्याख्या, और वो भी सुविधावादी तरीके से। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब अलग अलग केसेस आते हैं और केसेस को जजेस अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं। किसी को तो बेल दे देते हैं, मगर किसी को जेल में रख देते हैं। जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, और पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल नियम होना चाहिए, जेल अपवाद होना चाहिए। यानी बेल मिल जानी चाहिए, जेल जो है वो बहुत ही खास कारणों से एक व्यक्ति को जेल में भेजा जाना चाहिए। मगर हम लगातार देख रहे हैं राजनीतिक प्रतिशोध में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ राजनेताओं को, बल्कि ये मत भूलिएगा किस तरह से स्टूडेंट एक्टिविस्ट को आतंकवाद की धाराओं में फंसाकर जेल में रखा जा रहा है। उमर खालिद इसकी एक मिसाल है। भीमा कोरेगांव केस में न जाने कितने लोग 4-4, 5-5 साल से जेल में बंद हैं, उनकी कोई नहीं पूछ रहा है दोस्तों। हम ये नहीं भूल सकते किस तरह से फादर स्टैन स्वामी सिपर मांग रहे थे। 80 साल से ज्यादा उम्र के फादर स्टैन स्वामी सिपर मांग रहे थे। जांच एजेंसीज ने उन्हें सिपर देने से मना कर दिया था। फादर स्टैन स्वामी की मौत जेल में हो जाती है। यह अपने आप में बहुत दर्दनाक है, यह अपने आप में एक त्रासदी है। और मुझे लगता है जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी इसमें बदलाव नहीं आने वाला है दोस्तों। और बीजेपी को एक बात समझना चाहिए, आज तुम सत्ता में हो, मगर जब तुम सत्ता से बाहर हो जाओगे तब क्या? तब क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि जो नई सरकार आएगी वही तुम्हारे साथ भी यही करेगी, वही आपके नेताओं को जेल भेजेगी, एजेंसीज का इस्तेमाल करके आपको टारगेट करेगी? तब क्या आप उम्मीद करते हैं कि अभिसार शर्मा अपने मंच पर ये तमाम मुद्दे उठाएगा? बताइए। क्योंकि आपने मुझे भी परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने न्यूज क्लिक को कितना परेशान किया, उनके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को जेल में भिजवाया, वो भी आतंकवाद की धाराओं में। मुझसे इनकम टैक्स, ईडी, एंटी टेरर सेल पूछताछ कर चुकी है। मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा। आप क्या उम्मीद करते हैं कल को जब आप कटघरे में होंगे, जब आप विपक्ष में होंगे, जब आपके साथ ऐसा होगा, तो क्या मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाऊंगा? क्या मैं आपके पक्ष में यह बात रखूंगा? मुझे इंतजार होगा उस लम्हे का, क्योंकि तब मैं आपके दोहरे मापदंड आईने के तौर पर आपको दिखाऊंगा जरूर। तब तक सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।